गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे गैसीय नियम के क्वेश्चन नंबर 18 से। इसके पहले ऑलरेडी मैंने गैसीय नियम पर 2 क्लास ले रखा हूं, जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया है। यदि वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको इस तरीके से कराता हूं कि आपके एग्जाम में गैसीय नियम से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैक्सिमम आप 10 से 15 सेकंड के अंदर 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको डियर स्टूडेंट करना क्या है, प्रत्येक वीडियोज को अच्छी तरीके से एक बार देख लेना है। यदि आप प्रत्येक वीडियोज को अच्छी तरीके से एक बार देख लेते हैं तो उस चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, छूटेगा नहीं। यह मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। और डियर स्टूडेंट, गैसीय नियम से आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछा जाना है। तो इस चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अति महत्वपूर्ण है। तो प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छी तरीके से ध्यान से समझते हुए चलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 को आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका इस प्रकार से है, यदि क्लोरीन का वाष्प घनत्व 36 मान ले और किसी बर्तन में हाइड्रोजन के 25 मिली आयतन के विसरित होने में 40 सेकंड लगते हैं, तो उसी अवस्था में क्लोरीन के 30 मिली के विसरण में समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है वो आपका ग्राहम के विसरण के नियम पर है। तो आपको पता है ग्राहम का विसरण नियम R1 बट्टे का R2 बराबर डियर स्टूडेंट होता है रूट ओवर आपका होता है D2 अपान D1 के रूप में। अब यहाँ पर बात हो रही है हाइड्रोजन और क्लोरीन की, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट RH2 अपान RCl2 बराबर आपका हो जाएगा DCl2 डिवाइडेड बाई DH2 के रूप में। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट आपको पता है, अब डियर स्टूडेंट आपको पता है कि R बराबर क्या होता है। R बराबर आपका होता है V अपान टी। R बराबर आपका होता है V अपान टी। तो RH2 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, RH2 के जगह पर हम लिख सकते हैं VH2 अपान का TH2 के रूप में। उसी प्रकार से RCl2 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, RCl2 के जगह पर हम लिख सकते हैं VCl2 अपान का TCl2 के रूप में। और राइट साइड का D2 अपान D1 है, तो D2 अपान D1 को हम क्या DCl2 अपान DH2 है। तो यहाँ पर क्लोरीन का वाष्प घनत्व आपको दे रखा है 36, यानी DCl2 की वैल्यू 36 हो जाएगी बटे का हाइड्रोजन का आपका 1 होता है। अब देखिएगा TCl2 आपका ऊपर जाएगा तो आपको मिलेगा VH2, आपको मिल जाएगा डियर स्टूडेंट VH2 गुणे का TCl2 बटे का TH2 इंटू का आपको मिल जाएगा VCl2 के रूप में बराबर 36 का वर्गमूल निकालोगे तो 6 आएगा। यहाँ तक आपको पूरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट, जो हाइड्रोजन का आयतन दे रखा है वो आपको दे रखा है 25 मिलीमीटर, तो 25 रख दो गुणे TCl2 की आपको वैल्यू निकालना है बट्टे का जो आपका हाइड्रोजन को विसरित होने में समय लगता है वो आपको दे रखा है 40 सेकेंड, यानी TH2 की वैल्यू आपका 40 सेकेंड है। और आपको क्लोरीन का आयतन दे रखा है 30 मिली, तो यहाँ पर आप रख दो 30 मिली बराबर आपका हो जाएगा 6। इसी को सॉल्व कर लो तो देखो 5 पच्चे 25, अब 5 छक 30, 5 नवट्ठी कितना हो जाएगा 40, यानी कि आपको मिल जाएगा TCl2 की जो वैल्यू मिल जाएगी वो आपको मिल जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 8 के रूप में। तो छछवा का 36, 36 गुणे 8 करोगे
तो 288 मिल जाएगा। इस तरीके से क्लोरीन को विसरित होने में 288 सेकेंड लगेंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेना है। तो मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल शानदार तरीके से बताया है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से पूछे जाएंगे, बस आपको बेसिक रूल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका है डियर स्टूडेंट, दो गैसों के विसरण की गतियों का अनुपात 4:6 है, तो गैसों के अणुभारों में अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपको पता है विसरण दर R1 बटे R2 की जो वैल्यू होती है वो आपका होता है √M2/M1 के बराबर। यहाँ पर गैस ए और गैस बी की बात हो रही है, दो गैसों के विसरण गतियों का। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विसरण गतियों का अनुपात दे रखा है 4:6, यानी R1 और R2 की वैल्यू दे रखा है 4/6 के रूप में, बराबर आपका हो जाएगा √M2/M1 के रूप में। यहाँ से 2 से काट लो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कि आपको मिल जाएगा √M2/M1 की जो वैल्यू मिल जाएगी वो आपको मिल जाएगा 2/3। अब आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो हम दोनों पक्षों का डियर स्टूडेंट वर्ग कर देते हैं यहाँ से। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो मिलेगा आपको M2/M1 की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिल जाएगा 4/9। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं M2 अनुपाते M1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपका 4:9 के बराबर। लेकिन आपको ये आपका दूसरी गैस और पहली गैस में अनुपात है, तो पहली गैस यानी M1 अनुपाते जो M2 की वैल्यू आएगी वो आपका 9:4 आएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा डियर स्टूडेंट, आप यदि यह ऑप्शन टिक करके आते हैं यानी कि 4:9 आंसर टिक करके आते हैं तो पूरी तरह से गलत है। यह आपका M2/M1 है। मैक्सिमम स्टूडेंट करते क्या है, जल्दी जल्दी के चक्कर में यही टिक करके आते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़कर जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरीके से आंसर देना है। तो इन चीजों के बारे में अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका है डियर स्टूडेंट, वह ताप जिसके ऊपर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है कहलाता है। तो मैंने आपको बताया था कि वह ताप जिसके ऊपर किसी द्रव को द्रवित नहीं किया जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक ताप कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कि क्रांतिक ताप एक ऐसा ताप है जिसके ऊपर किसी गैस को द्रवित नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, किसी गैस का 17 डिग्री सेल्सियस तथा 740 मिमी दाब पर आयतन आपका 800 घन से भी है, सामान्य दाब तथा ताप पर गैस का आयतन क्या होगा ये आपको बताना है। तो सामान्य दाब और सामान्य ताप कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका सामान्य दाब होता है वो आपका होता है 760 मिमी। जो सामान्य दाब होता है वो आपका होता है 760 मिमी। उसी प्रकार से जो आपका सामान्य ताप होता है डियर स्टूडेंट, जो आपका सामान्य ताप होता है वो आपका होता है 273 केल्विन। अब आपको पता है डियर स्टूडेंट गैस समीकरण, यानी कि गैस समीकरण के नियम से आपको पता है कि P1 V1 बट्टे का T1 बराबर आपका होता है P2 V2 बट्टे का T2।
ये आपका गैस समीकरण के अनुसार यह रूल होता है P1 V1 बट्टे T1 बराबर P2 V2 बट्टे का T2। अब सारी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो जो P1 की वैल्यू दे रखा है वो आपको दे रखा है 740 मिमी, तो 740 हो जाएगा गुणे V1 की जो वैल्यू दे रखा है वो आपको दे रखा है 800 घन सेमी, तो गुणे 800 हो जाएगा बटे T1। तो जो आपका T1 की वैल्यू दे रखा है वो आपको 17 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो डिग्री सेल्सियस को आपको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री सेल्सियस को हमको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम 273 जोड़ देते हैं बराबर P2 की वैल्यू आपका कितना है 760 मिमी, क्योंकि सामान्य दाब है, गुणे आपका V2 की वैल्यू ज्ञात करना है तो V2 रख दे, और T2 की वैल्यू कितना है सामान्य ताप, जो कि आपका 273 केल्विन है। इसी को हल कर लीजिए। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो तो मिलेगा आपको 74 गुणे का 800 बटेगा 273 में 17 जोड़ोगे तो 280 मिलेगा। सॉरी, 273 में आप 17 जोड़ोगे तो 290 मिलेगा। उसके बाद से आपका मिल जाएगा 76 V2 बट्टे का आपका मिल जाएगा 273। तो यहाँ से इस जीरो को भी इस जीरो से कैंसिल कर लो। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो V2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपको मिल जाएगा डियर स्टूडेंट 74 गुणे 80 गुणे 273 बट्टे का 29 गुणे 76 के रूप में। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। आप V2 की वैल्यू निकालेंगे तो 74 गुणे 80 गुणे 273 बट्टे में आपका आ जाएगा 76 गुणे 29। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो जो V2 की वैल्यू आएगी डियर स्टूडेंट, जो V2 की वैल्यू आएगी डियर स्टूडेंट वो आपका आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो वो आपका आ जाएगा डियर स्टूडेंट 733.3 733.3 घन से भी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन आसान पूछा जाता है, बस आप उस चैप्टर को अच्छी तरीके से एक से दो बार आप पढ़े रहे तो आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 को आप ध्यान से समझिएगा। बोला है चार्ल्स के नियम में क्या नियत रहता है। चार्ल्स के नियम में क्या नियत रहता है ये आपको बताना है। तो चार्ल्स के नियम के बारे में आपको बताना चाहिए। तो चार्ल्स के नियम के अनुसार क्या होता है, चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर जो आपका आयतन होता है वो आपका ताप के अनुपाती होता है। चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर आपका आयतन ताप के अनुपाती होता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं V/T बराबर कांस्टेंट के रूप में। तो इस तरीके से चार्ल्स के नियम में जो V/T की वैल्यू होती है कांस्टेंट होती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 को भी आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है कि दो समान पात्रों में H2 व N2 गैस भरी है, जिसके दाब क्रमशः 345 मिलीमीटर तथा 655 मिमी है। स्थिर ताप पर इन दोनों पात्रों को जोड़ने पर मिश्रण का दाब क्या होगा, ये आपको बताना है कि मिश्रण का दाब क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को कैसे सॉल्व करना है। H2 और N2 लिया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डियर स्टूडेंट दोनों पात्रों को जोड़ने पर हमारी क्या वैल्यू आ रही है। तो लिखेंगे दोनों पात्रों को जोड़ने पर, दोनों पात्रों को जोड़ने पर, दोनों पात्रों को जोड़ने पर, तो सबसे पहले H2 का आंशिक दाब देख लो। H2 का आंशिक दाब, H2 का आंशिक दाब क्या होगा, H2 का जो आंशिक दाब होगा वो आपका बराबर होगा 345/2 के।
उसी प्रकार से जो आपका N2 का आंशिक दाब होगा, N2 का जो आंशिक दाब होगा वो आपका 655 बट्टे का 2 के बराबर होगा। अब आपको डियर स्टूडेंट कुल दाब ज्ञात करना है, तो कुल दाब ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दोनों के आंशिक दाबों को जोड़ देंगे। तो आपका कुल दाब कितना हो जाएगा, 345 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 655 डिवाइडेड बाई 2, तो 345 655 आपका हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 2 जो कि 500 के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से कुल दाब 500 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुल दाब आपका 500 बीबी होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 भी। तो क्वेश्चन नंबर 24 है डियर स्टूडेंट, आपसे पूछा गया है कि दो गैसीय यौगिक ए तथा बी के आपेक्षिक द्रव्यमान क्रमशः 2 तथा 32 हैं। समान दशाओं में ए का विसरण बी की अपेक्षा कितने गुना है, ये आपको बताना है। तो आपको पता है ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार जो आर ए अपान आर बी की जो वैल्यू होती है वो आपका होता है रूट ओवर एम बी अपान एम ए के बराबर। जो आर ए है पहले गैस की विसरण दर है, आर बी दूसरे गैस की विसरण दर है, एम बी जो है ये आपका दूसरे गैस का अनुभार है, एम ए जो है वो आपका पहले गैस का अनुभार है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट आर ए अपान आर बी बराबर जो अनुभार दे रखा है वो 2 और 32, यानी दूसरे गैस का 32 है, यानी कि बी गैस का 32 है, और जो ए गैस का अनुभार है वो आपका 2 है, तो 2 से काट दो तो 16 बार में कटेगा। तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ से डियर स्टूडेंट आपको मिल जाएगा आर ए अपान आर बी, 16 का वर्गमूल निकालोगे तो 4 आएगा, तो आर ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या मिल जाएगी, 4 गुणे का आर बी के रूप में। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो ए का विसरण है वह बी की अपेक्षा 4 गुना है, यानी कि ए का जो विसरण दर है बी की अपेक्षा 4 गुना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 को आप ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 25 को। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपका है डियर स्टूडेंट, 700 मिली दाब पर किसी गैस का आयतन 200 मिली है, किस दाब पर इसका आयतन 400 मिली हो जाएगा यदि ताप स्थिर हो। तो ताप स्थिर होने पर कंडीशन क्या होता है, स्थिर ताप पर जो आपका दाब होता है, स्थिर ताप पर जो आपका दाब होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह आपका बायल का नियम कहता है। स्थिर ताप पर दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, पीवी बराबर कांस्टेंट। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट दो गैसों की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा P1 V1 बराबर आपका हो जाएगा P2 V2 के रूप में। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट पहले गैस का जो दाब दे रखा है वो आपको दे रखा है 700 मिमी, गुणे का पहले गैस का जो आयतन दे रखा है वो आपको दे रखा है 200 मिली बराबर, और डियर स्टूडेंट दूसरे गैस का आयतन आपको दे रखा है 400 मिली। आपको बताना है कि दूसरे गैस का दाब क्या होगा, यानी कि P2 की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो 2 दूना 400, 2 से काटोगे 700 को तो 350 बाद में जाएगा, यानी जो P2 की वैल्यू आएगी वो आपका आएगा 350 मिली, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको अच्छी तरीके से रूल के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन को किस रूल पर लगाना है। सारे रूल के कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है, बस अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़िएगा तो वहीं से आपको जवाब मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 है आपका डियर स्टूडेंट, पूछा गया है कि एक धातु के सिलेंडर में गैस का दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर 4 वायुमंडल है, 54 डिग्री सेल्सियस पर दाब वायुमंडल के पदों में होगा। तो ध्यान से समझिएगा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 है
वह ताप दाब के नियम पर आधारित है। तो ताप दाब के नियम के अनुसार क्या होता है, आपका जो P1 बट्टे T1 की वैल्यू होती है वो आपका P2 बट्टे T2 के बराबर होती है। यह ताप दाब का नियम कहता है। अब देखिएगा, जो P1 की वैल्यू दे रखा है वो आपका दे रखा है 4, जो T1 की वैल्यू दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस को हम क्या करेंगे, केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 273 ऐड कर देंगे, बराबर P2 की वैल्यू आपको याद करना है, T2 की वैल्यू आपको दे रखा है 54 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, 4, 27 और 273 आपका होता है 300 के बराबर, बराबर आपका हो जाएगा P2। 54 और 273 जोड़ो तो 4 3 7 और 7 4 11 को 1, 4 3 7 और 7 5 12 को 2 हो जाएगा, फिर 2 1 3। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, 4 से काट लीजिए तो 4 7 28, 4 5 20, यानी कि जो P2 की वैल्यू आ जाएगी वो आपको मिल जाएगा 327 बट्टे का 75। इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो P2 की वैल्यू कितना मिलेगा, 4.36 के अप्रॉक्स मिलेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 27 तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, बोला है किस ताप पर गैस का आयतन शून्य होता है। किस ताप पर गैस का आयतन शून्य होता है, माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस पर गैस का जो आयतन होता है वो आपका शून्य होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 273 ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो जब ताप जीरो होगा तो आयतन भी जीरो होगा। इसीलिए डियर स्टूडेंट कहा जाता है कि माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन शून्य होता है। जैसा कि मैंने बताया कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करेंगे तो ताप का मान आपका जीरो हो जाएगा। तो ताप जीरो तो आयतन भी जीरो। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28 जो आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को बोला गया है मीथेन और ऑक्सीजन की समान मात्रा को एक खाली बर्तन में 25 डिग्री सेल्सियस पर पिलाया गया, कुल दाब में ऑक्सीजन द्वारा लगा आंशिक दाब क्या है ये आपको बताना है। तो देखिएगा यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 28 को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रखा है कि ऑक्सीजन और मीथेन की समान मात्रा, यानी कि जितनी मात्रा ऑक्सीजन की ले रहा है उतनी मात्रा आपका मीथेन का भी ले रहा है। तो यदि आपका ऑक्सीजन की मात्रा आपका यदि आपका W में ले लूं, ऑक्सीजन की मात्रा यदि मैं W ले लूं तो उसी प्रकार से मीथेन की भी मात्रा W होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है कि जो दोनों की मात्रा है वो आपका समान है। अब डियर स्टूडेंट ऑक्सीजन में मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन में मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे का अणुभार। तो ऑक्सीजन का भार तो आपका है W, और ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है, 2 भाग ऑक्सीजन है तो कितना अणुभार होगा, 32 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप CH4 में मोलों की संख्या निकाल लो, मोलों की संख्या। तो CH4 में मोलों की संख्या क्या होगा, भार बटे अणुभार। तो भार तो आपका W है, CH4 का अणुभार क्या होगा, तो कार्बन का 12 है और 4 भाग हाइड्रोजन है तो 12 और 4 16 हो जाएगा। इस तरीके से ऑक्सीजन में मोलों की संख्या W बट्टे 32 और CH4 यानी मीथेन में मोलों की संख्या W बट्टे 16 हो जाएगा। अब आप ऑक्सीजन का आंशिक दाब निकाल लो, ऑक्सीजन का आंशिक दाब निकाल लो। ऑक्सीजन का आंशिक दाब बराबर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का आंशिक दाब बराबर आपका हो जाएगा W बट्टे का 32 डिवाइडेड बाई W बट्टे का 32 प्लस का W बट्टे का 16 इंटू का आपका हो जाएगा P। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आप सॉल्व कर लीजिए तो W बट्टे का 32 हो जाएगा
यहाँ पर 32 और 16 कैल्शियम लोगे तो 32 आएगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2W प्लस का W यानी 3W हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 32 से 32 कैंसिल, P तो रहेगा ही, और W से W कैंसिल, यानी कितना मिलेगा 1/3 P के बराबर। इस तरीके से जो ऑक्सीजन का आंशिक दाब होगा वो आपका 1/3 के बराबर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29, तो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 भी। बस आप अच्छी तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपका है डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना निम्न में से किसके नियम पर आधारित है। तो मैंने आपको जब पहली ही क्लास लिया था गैसी नियम का, तो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना या रोटी का फूलना चार्ल्स के नियम का अनुप्रयोग है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता है तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरह क्वेश्चन मैक्सिमम 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका है डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित गैसों में से किसकी विसरण दर अधिकतम है। निम्नलिखित गैसों में से किसकी विसरण दर अधिकतम है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है O2, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है CO2, और ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है NH3, और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है N2। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में किसकी विसरण दर अधिकतम है। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि जो आपका विसरण दर R होता है वह अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जिसका अणुभार कम होगा उसका विसरण दर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, तो जिसका अणुभार कम होगा उसका विसरण दर ज्यादा होगा। तो देख लेते हैं इन चारों में जिसका अणुभार कम होगा उसका विसरण दर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर 2 भाग ऑक्सीजन है तो 2 × 16 यानी कि 32 अणुभार आएगा। यहाँ पर कार्बन का 12 और 2 भाग ऑक्सीजन है तो 32, यानी यहाँ पर हो जाएगा 44। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन का कितना अणुभार होता है 14, 3 भाग हाइड्रोजन है तो 3, तो ये आपका हो जाएगा 17 नाइट्रोजन का। तो 1 का 14 तो 2 लिया है तो 14 जोड़ कितना हो जाएगा 28। तो आप चारों ऑप्शंस में देखिए किस ऑप्शंस का वैल्यू यानी किस ऑप्शंस में अणुभार सबसे कम है। तो आप देख सकते हैं NH3 का अणुभार सबसे कम है, तो जिसका अणुभार सबसे कम होगा उसका विसरण दर ज्यादा होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो बिल्कुल शानदार तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 30 भी आपको समझ में आ गया होगा कि जिसका अणुभार कम होगा उसका विसरण दर ज्यादा होगा। तो NH3 का अणुभार कम है इसलिए इसका विसरण दर ज्यादा होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31, तो क्वेश्चन नंबर 31 और 32 मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 33 आप खुद सॉल्व कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपका है बायल के नियम में क्या स्थिर रहता है। तो जो आपका बायल का नियम है डियर स्टूडेंट, इसमें क्या होता है स्थिर ताप रहता है। क्या रहता है? बायल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर जो आपका दाब होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बायल के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं Pv बराबर कांस्टेंट के रूप में। तो इस तरीके से बायल के नियम में P इंटू वी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32, तो ध्यान से समझ लो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32 बोला है परम शून्य ताप वह चाप है जिस पर सभी गैसों का आयतन। तो परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर सभी गैसों का आयतन शून्य होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो आपका डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33 है उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास आपको कैसी लगी? डियर स्टूडेंट आप लाइक नहीं कर सकते हैं तो डियर स्टूडेंट आपके पास दोनों ऑप्शंस है, आप लाइक भी कर सकते हैं डिसलाइक भी कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर किया कीजिए, यदि नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन आप डिसलाइक करने का रीजन बता दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम है
वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।